नमस्कार। पिछले वीडियो में हम विभिन्न राजपूत जो चित्रकला शैलियाँ हैं उन राजपूत चित्रकला शैलियों के उद्भव और विकास पर चर्चा करने के साथ साथ राजपूत चित्रकला की ही सबसे प्राचीन शैली मेवाड़ी शैली के ऊपर है वो चर्चा कर रहे थे। आज के वीडियो में हम राजपूत चित्रकला की ही एक अन्य शैली मारवाड़ी शैली के ऊपर है वो चर्चा करेंगे, जो कि प्राचीन मारवाड़ जो कि एक राजपूत राज्य था उसमें विकसित हुई। देखिए, जो मारवाड़ी चित्रकला की जो मारवाड़ी शैली है, इस मारवाड़ी चित्रकला शैली का एक स्वतंत्र शैली के रूप में जो विकास और उद्भव है वो राव मालदेव के समय से ही माना जाता है। राव मालदेव के समय ही जोधपुर का जो दुर्ग है, उस जोधपुर के दुर्ग में स्थित जो चौकोलाव महल है, उन चौकोलाव महलों की जो छतें हैं, उन छतों के ऊपर पहली बार हमें मारवाड़ी शैली में चित्रित विभिन्न चित्रों के वो दर्शन होते हैं। चौकोलाव महलों की जो छतें हैं उनमें विशेष रूप से राम रावण युद्ध के साथ साथ सप्तशती के दृश्यों का जो है वो अत्यंत ही सुंदर चित्रण है वो मिलता है। विशुद्ध मारवाड़ी शैली में चित्रित इन चित्रों की जो प्रमुख विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, उनमें पहली विशेषता तो ये है कि इन चित्रों में भावों की जो अभिव्यक्ति की गई है वो अत्यंत ही उत्कृष्ट तरीके से की गई है। दूसरा, इन चौकोलाव के महलों में जो चित्र बने हुए हैं उनमें जो चेहरा है वो अत्यंत ही दृढ़ और तना हुआ दिखाया गया है। जो मानव आकृति की यानी कि जो मनुष्यों की जो आंखें हैं वो मछली के समान दिखाई गई है, तथा जो पेड़ पौधों का जो अंकन किया गया है वो एक गोलाकार आकृति के मध्य किया गया है, जो कि प्रारंभिक मारवाड़ी शैली में बने चित्रों की वो प्रमुख विशेषताएं बन जाती हैं। राव मालदेव के बाद चंद्रसेन के शासनकाल में चित्रकला का मारवाड़ में कोई विशेष विकास नहीं हुआ, परंतु जब मुगलों के सहयोग से मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर का शासक बना तो उसके शासनकाल में पुणे जोधपुर में है वो चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ। परंतु जोधपुरी चित्रकला पर राव राजा जो था मोटा राजा उदय सिंह, उस उदय सिंह के शासनकाल में ही मारवाड़ की जो चित्रकला शैली थी उस चित्रकला शैली पर मुगल शैली का जो प्रभाव है वो पहली बार हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मारवाड़ चित्रकला शैली पर जो मुगल प्रभाव है, इस प्रभाव की जो पहली झलक है वो हमें 1610 ईस्वी में मारवाड़ में चित्रित ग्रंथ भागवत पुराण में देखने को मिलते हैं। भागवत पुराण नामक जो ग्रंथ है उसे मारवाड़ी शैली के चित्रों में चित्रित किया गया था। इस ग्रंथ में कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की जो पोशाकें हैं यानी जो वेशभूषा है वो मुगलों जैसी दिखाई गई है, लेकिन उनके जो चेहरे की जो बनावट और एक्सप्रेशन है वो स्थानीय शैली में बनाए गए हैं यानी मारवाड़ी शैली में बनाए गए हैं। इसी प्रकार गोपियों के जो चित्र बनाए गए हैं, उन गोपियों के चित्रों में उनकी वेशभूषा तो मारवाड़ी है,
लेकिन गोपियों के जो आभूषण दिखाए गए हैं, जो आभूषणों का चित्रण किया गया है, वो पूर्ण रूप से मुगल शैली में किया गया है। मोटा राजा उदय सिंह के बाद महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में भी मारवाड़ी चित्रकला शैली का उत्कर्ष और विकास हुआ। महाराजा जसवंत सिंह के समय जो चित्र बने, उन चित्रों पर भी मुगल शैली का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे कि महाराजा जसवंत सिंह के समय बने चित्रों में जो रंगों का जो चयन किया गया है वो मुगल शैली के पूर्णतः अनुरूप दिखाई देता है। यानी मुगल शैली में जिन रंगों का प्रयोग किया जाता था, बहुधा उन्हीं रंगों का प्रयोग जसवंत सिंह के समय मारवाड़ी शैली के चित्रों में किया गया। इसी प्रकार आभूषणों की बनावट है, वेशभूषा है, पृष्ठभूमि के जो यानी चित्रों की पृष्ठभूमि में जो मकान बनाए गए हैं, भवन बनाए गए हैं, उद्यानों की जो सजावट है, हुक्कों का जो चित्रण है, हुक्के का चित्रण है, इसी प्रकार जो शाही दरबार में पहनी जाने वाली जो पोशाक थी, आदि सभी का जो चित्रण किया गया महाराजा जसवंत सिंह के समय, वो विशुद्ध मुगल शैली में किया गया, जो कि इस शैली पर एक प्रकार से मुगल शैली के प्रभाव को दर्शाता है। साथ ही साथ महाराजा जसवंत सिंह के समय बने इन चित्रों में मुगल शैली के अनुरूप ही अत्यंत चटकीले लाल, पीले और नीले रंग के साथ साथ काले और सुनहरे रंग का प्रयोग भी मिलता है, जो कि एक प्रकार से मुगल प्रभाव को दर्शाता है। महाराजा जसवंत सिंह के बाद अजीत सिंह के शासनकाल में तो मारवाड़ी शैली पूर्ण रूप से मुगल शैली पर ही आश्रित दिखाई देती है। अजीत सिंह के शासनकाल में मारवाड़ी शैली में जो चित्र बनाए गए, उन पर पूर्ण रूप से मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इस समय यानी कि महाराजा अजीत सिंह के समय बनाए गए जो चित्र थे, उन चित्रों में बहुधा मुगलों के हरम का, फव्वारों का, तुर्की जो स्टाइल में बने हुए जो स्नानागार हैं, उनका चित्रण है वो मारवाड़ी शैली में अधिकाधिक किया गया, जो एक प्रकार से मुगल शैली के प्रभाव को दर्शाते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो मारवाड़ी शैली है वो अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल रही, क्योंकि मारवाड़ी शैली में जो चित्र बने, उन चित्रों का विषय तो स्थानीय ही रहा, अर्थात मारवाड़ी ही रहा, परंतु उनका प्रस्तुतिकरण जो है वो पूर्ण रूप से मुगल शैली के अनुरूप बन गए। यानी इन चित्रों के जो विषय थे वो तो पूर्णतः स्थानीय ही थे, लेकिन इन चित्रों का जो प्रस्तुतिकरण है वो पूर्ण रूप से मुगल शैली के प्रभाव में आकर मुगल शैली के ही अनुरूप हो गए। मारवाड़ी शैली के बाद जो तीसरी प्रमुख शैली आती है वो है बीकानेर शैली। देखिए, चित्रकला की जो बीकानेरी शैली है वो काफ़ी हद तक मारवाड़ी शैली से ही साम्यता रखती है। यानी बीकानेरी शैली और मारवाड़ी शैली में अत्यंत ही सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। बीकानेरी शैली का जो सबसे ज़्यादा जो विकास है, प्रारंभिक जो विकास है, वो महाराजा राय सिंह के शासनकाल में हुआ। राय सिंह के काल में ही बीकानेर जो राजपूत राज्य था वो मुगलों के संपर्क में आया, जिसके परिणाम स्वरूप बीकानेरी शैली पर है वो मुगल शैली का प्रभाव जो है वो बढ़ने लगा। यानी राय सिंह के समय ही बीकानेरी शैली पर है वो मुगल शैली, मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव जो है वो दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा जो साक्ष्य है वो सन 1600 ईस्वी के आसपास चित्रित ग्रंथ रसिक प्रिया जो है वो माना जाता है, जिसमें बीकानेरी और मुगल चित्रकला शैली के सामंजस्य का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। यानी रसिक प्रिया नामक जो ग्रंथ है जो सन 1600 ईस्वी के आसपास चित्रित किया गया था, यह ग्रंथ एक प्रकार से बीकानेरी और मुगल शैली के मिश्रण या बीकानेर और मुगल शैली के सामंजस्य से बने
मुगल शैली के सामंजस्य का एक सुंदर नमूना कहा जा सकता है। इस शैली में मकानों का जो चित्रण किया गया है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से किया गया है। इसी प्रकार अर्धचंद्र और तारों का जो अंकन है वो भी पूर्ण रूप से मुगल शैली के अनुरूप है, वो दिखाई देता है। रसिक प्रिया में चित्रों का चित्रांकन करते समय जिन रंगों का प्रयोग किया गया, जैसे कि गहरे लाल, नीले और हरे रंगों का जो प्रयोग है वो पूर्ण रूप से मेवाड़ी शैली को दर्शाता है। अर्थात बीकानेरी जो शैली है वो केवल मुगल शैली से ही प्रभावित नहीं थी, बल्कि कुछ हद तक मेवाड़ी शैली से भी प्रभावित थी। रसिक प्रिया ग्रंथ में जो चित्र बनाए गए, उन चित्रों में मुगल शैली के साथ साथ चित्रकला की मेवाड़ शैली का प्रभाव भी रंगों के चयन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी इस ग्रंथ के चित्रण में जिन रंगों का प्रयोग किया गया वो पूर्णतः मेवाड़ी शैली से अभिप्रेरित है। बीकानेरी चित्रकला शैली का जो चरम विकास है वो महाराजा अनूप सिंह के समय, और महाराजा अनूप सिंह का समय ही बीकानेरी चित्रकला शैली के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी बीकानेरी चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल है वो महाराजा अनूप सिंह का समय माना जाता है। महाराजा अनूप सिंह के समय बने चित्रों में दरबार के जो चित्र हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। यानी महाराजा अनूप सिंह के समय बीकानेरी और मुगल शैली के सम्मिश्रण से बने चित्रों में दरबारी जो चित्र है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लेकिन अनूप सिंह के समय बने इन चित्रों पर दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। संभवतः जब बीकानेर के जो शासक थे वो दक्षिण भारतीय प्रांतों की सूबेदारी के दौरान स्थानीय जो दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली थी उससे प्रभावित हुए। यही कारण है कि अनूप सिंह के समय जो चित्र बने उनमें दक्षिण का प्रभाव भी, यानी दक्षिणी भारतीय चित्रकला शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कि फव्वारों और दरबार के दृश्यों के अंकन में दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली का जो प्रभाव है वो अनूप सिंह के समय सर्वाधिक दिखाई देता है। इस चित्रकला शैली में बने चित्रों की जो सबसे प्रमुख विशेषता एक और है, वो ये है कि बीकानेरी शैली में जो चित्र बने हैं उनमें पुरुष आकृति को जो है वो अत्यधिक लंबा और हष्टपुष्ट दिखाया गया है, जबकि स्त्री को है वो लंबी, पतली, बड़ी आंखों वाली और लंबी चोटी वाली आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। यानी बीकानेरी शैली में जो पुरुषों का जो चित्रांकन किया गया है वो एक लंबे हष्टपुष्ट व्यक्ति के रूप में, जबकि नारी का जो चित्र है वो एक लंबी, पतली, बड़ी आंखों वाली और लंबी चोटी वाली नारी के रूप में उनका चित्रांकन किया गया है। मारवाड़ी चित्रकला राजपूताना चित्रकला शैली या राजपूत चित्रकला शैली में जो चौथी महत्वपूर्ण, या ऐसा कह सकते हैं कि चित्रकला की शैलियों में अत्यधिक महत्वपूर्ण शैली जो मानी जाती है किशनगढ़ की शैली। कोटा, बूंदी, किशनगढ़ की जो चित्रकला शैलियाँ हैं वो राजपूत चित्रकला शैली में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। किशनगढ़ की जो चित्रकला शैली है वो भी राजपूत चित्रकला शैलियों में अपना विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जहाँ राजपूत चित्रकला शैली में कला और सौंदर्य की चर्चा होती है, वहाँ किशनगढ़ शैली के चित्रों की चर्चा किए बिना नहीं रहा किशनगढ़ शैली के चित्रों की चर्चा किए बिना नहीं रहा जा सकता, क्योंकि कला और सौंदर्य की दृष्टि से किशनगढ़ के जो चित्र हैं, किशनगढ़ शैली में जो बने हुए चित्र हैं वो अत्यंत ही आकर्षक और प्रभावशाली दिखाई देते हैं। किशनगढ़ शैली यानी चित्रकला की जो किशनगढ़ शैली है
उसका सबसे समृद्ध जो स्वरूप है वो किशनगढ़ के राजा सावत सिंह के समय, जिन्होंने 1699 से 1764 ईस्वी तक शासन किया था, जो कि नागरीदास के नाम से विख्यात थे। उनके शासनकाल में किशनगढ़ शैली का जो समृद्ध स्वरूप है, अत्यधिक समृद्ध स्वरूप है, वो देखने को मिलता है। सावंत सिंह अर्थात नागरीदास के जो दरबारी चित्रकार थे निहाल चंद को इस किशनगढ़ शैली का प्रणेता माना जाता है। यद्यपि नागरीदास स्वयं यानी कि सावंत सिंह स्वयं है वो एक अच्छे चित्रकार थे, और इस काल में ही, इनके शासनकाल में ही किशनगढ़ चित्रकला शैली को है वो सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। यही कारण है कि सावंत सिंह के शासनकाल को किशनगढ़ की चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। उनके दरबारी चित्रकार निहाल चंद ने नागरीदास यानी कि सावंत सिंह और उनकी जो प्रेमिका थी बड़ी ठणी, उनकी जो प्रेमिका थी बड़ी ठणी और सावंत सिंह के प्रेम में राधा और कृष्ण के प्रेम की अनुभूति कर दोनों के जो चित्र है वो राधा और कृष्ण के रूप में चित्रित किए। यानी कि बड़ी ठणी और सावंत सिंह यानी कि नागरीदास को राधा और कृष्ण के रूप में उन्होंने अपने चित्रों में वो चित्रित किया है, जो किशनगढ़ शैली की एक अपने आप में एक विशिष्टता मानी जाती है। किशनगढ़ शैली में जो चित्र बनाए गए, उन चित्रों की अगर हम विशेषताओं के ऊपर चर्चा करें नेक्स्ट